हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जो हमारा सिलेबस दे रखा है फर्स्ट ग्रेड का, उसके अंदर हम काव्य शास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य का इतिहास और जो गद्य की विधाएं हैं उसके बारे में अच्छे से देख लिया है। काव्य शास्त्र में हमने अलंकार और जो शब्द शक्ति है उसके बारे में भी अच्छे से देख लिया है। आज इस क्लास के अंदर हम छंद के बारे में पढ़ेंगे। छंद क्या है, जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में दे रखा है। और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में हमारे छंद है वो दोहा, चौपाई, रोला, उलाला, गीतिका और हरि गीतिका। ये हमारे छंद है जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में दे रखे, उसको हम अच्छे से देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्योंकि यहाँ पर हम फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले, और अकेले ये फर्स्ट ग्रेड के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपकी हिंदी साहित्य लगता है, काव्य शास्त्र लगता है, व्याकरण लगती है, तो ये सभी एग्जाम के लिए समान ही पैटर्न है। तो आप उसके लिए भी मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं छंद की। यानी छंद क्या होता है, तो देखिए छंद की बात करें तो छंद शब्द छद धातु से बना है। यानी ये धातु याद रखना, छद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आच्छादन करना अथवा ढकना। यानी या तो आच्छादन करना या ढकना, इसका साधारण सा अर्थ होता है। क्योंकि हमारे को जो छंद पढ़ने से हमें सीधा ही पढ़ा सकता था आपको ये दोहा होता है, ये रोला होता है, परंतु जो कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन आते हैं और जो कॉन्सेप्ट होती है वो क्लियर जब तक नहीं होती तब तक हम अच्छे से उसको समझ नहीं पाते। आगे देखिए, जो काव्य या कविता, जो काव्य या कविता, यहाँ तक जो काव्य और कविता, यहाँ आगे मात्रा, वर्ण, गण, यति, लय आदि के नियमों में बंधी हो या निबंध हो उसे छंद कहते हैं। कहने का मतलब छंद क्या है, छंद वो है कि जब हम कोई कविता जैसे कोई दोहा बोलते हैं तो उस दोहे को हम अपने हिसाब से गाते हैं। उसकी लय होती है, उसकी ताल होती है, उसमें फिक्स मात्राएं होती है, उसमें वर्ण होते हैं, वर्णों के अंत में तुक मिलती है। जैसे मान लिया हम कहीं रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए। तो इस प्रकार इसके अंदर जो लय ताल जो मात्राएं हैं वो सम्मान है, जो हम आगे देखेंगे कि ये क्या है। छंद से युक्त रचना को पद्य और छंद विहीन रचना को गद्य कहते हैं। तो पद्य और गद्य के बारे में मैंने अच्छे से आपको पीछे बता दिया है। यानी छंद से युक्त जो रचनाएं हैं वो पद्य है और छंद विहीन जो रचनाएं हैं वो गद्य। परंतु आज वर्तमान की स्थिति देखें तो वर्तमान में मुक्त छंद भी काम में लिया जाता है, जिसके अंदर मात्राओं का वर्णों का कोई फिक्स मेल नहीं होता है, वो मुक्त होता है। यानी जो ये नियम कायदे होते हैं जिसके अंदर मात्रा, वर्ण, गण, यति, लय, इन नियम कायदों से वो मुक्त होता है। और इस मुक्त छंद की जो शुरुआत है वो किसने की थी, मैंने आपको जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया था तो अच्छे से पढ़ाया। और ये जो इसकी शुरुआत करने वाले हैं वो छायावाद के मुख्य आधार स्तंभ थे चार, उनमें से इनका नाम आता है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। आप कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट किया करे, लाइक किया करे। आचार्य पिंगल द्वारा रचित छंद शास्त्र सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है। यानी ये छंद शास्त्र है, ग्रंथ का नाम है जो आचार्य पिंगल द्वारा रचित है, जिसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। क्योंकि इनका नाम पिंगल था इसलिए इसको पिंगल छंद शास्त्र और पिंगल शास्त्र दोनों एक ही है। और पिंगल है ना, पिंगल नाम कहीं पे भी आए, किसी भी जो रचना हो उसके पीछे लगा हो तो उसकी विषय वस्तु क्या होती है, हमारी छंद होती है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था, जिसके पीछे भूषण लगा हो, आभरण लगा हो, तो इनकी विषय वस्तु क्या होती है, अलंकार होती है। उसी प्रकार जिसके पीछे पिंगल लगा हो तो उसकी विषय वस्तु क्या होगी। जैसे मान लिया आगे भी लग सकता है पिंगल शास्त्र नाम आया, तो जिसमें नाम ये पिंगल आए, आगे पीछे की कोई जरूरी नहीं है, उसमें क्या होता है, उसकी विषय वस्तु छंद होती है। आगे बात करें वर्ण और मात्राएं, यानी वर्ण क्या होता है और मात्राएं क्या होती है। तो देखिए वर्ण के दो प्रकार होते हैं, वर्ण के दो प्रकार होते हैं, हर्स्व और दीर्घ। यानी वर्ण है, हर्स्व भी होता है और दीर्घ भी होता है। जिसके हम देखते हैं, एक तो जैसे हमने ए लिखा फिर आगे आ आया, ठीक है, तो ये क्या है, मात्रा है, वर्ण है। तो ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। मात्रा की बात करें तो इसमें छोटी है इसमें बड़ी है। तो उसी प्रकार जो हर्स्व और दीर्घ होते हैं।
छंद शास्त्र में हर स्वर को लघु और दीर्घ को गुरु कहा जाता है। यानी हम तो ऐसे बोलते हैं छोटे और बड़े, हर स्वर या दीर्घ, परंतु छंद शास्त्र में हर स्वर को क्या बोला जाता है? लघु बोला जाता है। हर स्वर को लघु बोला जाता है और दीर्घ को गुरु बोला जाता है। अब देखिए हर स्वर, जब हम छंदों में जब मात्राओं की गिनती करेंगे तो हर स्वर होगा, उसके लिए हम ये ऐसे डंडी लगाते हैं जिसको हम आई मान ले, और इसके लिए गुरु के लिए हम इस प्रकार की मात्रा लगाते हैं जो ऐस होता है। तो ये आई हो गया, ये ऐस हो गया, इस प्रकार का उसका सिंबल होता है। लघु वर्ण की एक मात्रा गिनी जाती है। यानी ये जो कॉन्सेप्ट में आपको अच्छे से क्लियर करवा रहा हूं, ये चीज जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी तब तक आप उन मात्राओं की और वर्णों की गिनती नहीं कर पाओगे और छंद को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो आप इसको अच्छे से समझिए। जो लघु वर्ण होता है उसकी एक मात्रा होती है और गुरु वर्ण होता है उसकी दो मात्रा गिनी जाती है। मात्रा केवल स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं होती, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी मात्राएं सिर्फ क्या होती है? स्वरों की होती है। और मैंने आपको बताया हिंदी में जो मात्राएं हैं वो 10 है, स्वर कितने? 11 है, और मात्राएं कितनी? 10। ए, ई, उ, री, लिरी, ये लिरी हमारे संस्कृत में चलता है, हिंदी में नहीं है। लघु वर्ण है, ये क्या है? लघु वर्ण है, और इनकी एक मात्रा होती है। यानी ए, छोटाई, छोटा ऊ और री, लिरी, ये लघु वर्ण है, इन छोटे वर्ण है और इनकी एक मात्रा गिनेंगे जब हम छंदों में इसको अप्लाई करेंगे। आ, ई, उ, यानी आ हो गया, बड़ा ई है, बड़ा ऊ है, और ये री और इस री में फर्क है, ये बड़ी री है, ठीक है। ए, ऐ, ओ, औ गुरु वर्ण है, इनकी दो मात्राएं होती है। समझ में आ गया? तो ये जो स्वर थे इन स्वरों को हमने अलग अलग विभाजित कर दिया है। छोटी जो है, जो स्वर है उनकी एक मात्रा है, और जो बड़े हैं उनको हम दीर्घ बोलते हैं और उनके लिए हम दो मात्राएं काम में लेंगे, जो गुरु वर्ण है। यहां तक अच्छे से आपको समझ में आ गया? आगे हम देखिए, आगे कुछ कंडीशनें बनेगी, उस टाइम हमारे को कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि ये तो जो हमने स्वरों का विभाजन किया है कि स्वरों में हमें मात्रा किसकी छोटी लगानी है और किसकी बड़ी लगानी है। यानी कहां पे हमारे को लघु यानी छोटा करना है और कहां पे गुरु यानी बड़ा मानना है। तो देखिए लघु वर्ण का गुरु कब मानना है, यानी वो वर्ण छोटा है परंतु उसको गुरु हमें कब मानना है। तो पहला जो नियम है वो है अनुस्वार से युक्त होने पर, जैसे हंस, संयम, ये है। तो देखो हंस की बात करें तो हंस जो है इसके अंदर से सिर्फ अ निकल रहा है, अ। तो हमने ऊपर देखा है स्वरों का जब विभाजन किया है तो अ है, उसको क्या करना था? हमें छोटा मानना था, एक मात्रा लगानी थी। परंतु यहाँ नेम क्या कह रहा है कि अगर ऊपर अनुस्वार लगा हो, तो हमारे यहाँ पर इसके अनुस्वार लगा हुआ है, तो उस टाइम क्या होना है वो है के ऊपर अनुस्वार है, और जो स है उसके ऊपर हमारे अनुस्वार है के भी अनुस्वार है और स के भी अनुस्वार है, इसलिए इसको गुरु मानना है। तो जब अनुस्वार लगा हो, चाहे वो वर्ण लघु हो, चाहे उसकी एक मात्रा हो, परंतु अगर अनुस्वार ऊपर लगा हुआ है तो उसकी मात्रा हमें दो गिननी है, उसके लिए ये सिंबल काम में लेंगे। आगे देखिए विसर्ग से युक्त होने पर, जैसे दुख, ये विसर्ग लगा हुआ है, ये विसर्ग लगा, तो इससे जहां पे लगा हो तो यहाँ दू है को गुरु मानना है। जिसके कहने का मतलब जिसके अनुस्वार लगा हुआ वो वर्ण अगर छोटा है तो भी हमें क्या मानना है? उसको गुरु मानना है, बड़ा मानना है। और अगर जिसके विसर्ग लगा वो भी अगर छोटा है, तो देखो दू का मतलब है ये छोटा ऊ की मात्रा लगी है इसमें, तो छोटा ऊ को हमने लघु में रखा था, इस प्रकार का सिंबल लगाना था। परंतु हम इसके लिए क्या करेंगे? विसर्ग लगने के कारण हम इसकी गुरु मात्रा लगाएंगे, इसके लिए दो मात्रा हम काउंट करेंगे। आगे देखो, इन नियमों को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, क्योंकि जब आप मात्राओं की गिनती करोगे तो वहां पर है ना वो गिनती बराबर नहीं आएगी, सही तरीके से तुक नहीं बैठेगी, इसलिए इनको अच्छे से आप याद रखिए। संयुक्त व्यंजन के पूर्व, जैसे सत्य, यानी संयुक्त व्यंजन का मतलब दो व्यंजन एक साथ हो, स को गुरु मानना। जैसे यहाँ पर त है भाई, हलंत वाला आया तो हमने देखा है कि जो स है
उस स के जब हलंत लगाते तो इनमें से अ बाहर निकलता है, तो इसमें तो स्वर है। पर अब त की बात करें तो त के हलंत लगाते तो इसमें से कुछ बाहर नहीं निकलता है। और आगे बात करें तो ये है, ये के हलंत लगाते हैं तो इनमें से अ बाहर आता है। इस प्रकार इसके टुकड़े होते हैं। तो ये कह रहा है कि जो ये संयुक्त वर्ण है, ये इसके देखो इसके भी हलंत है और इसके भी हलंत है, इसलिए ये संयुक्त हो गया, बीच में इसके स्वर नहीं आया, देखो दोनों में स्वर आ रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर संयुक्त व्यंजन है उससे पहले अगर जो हमारा जो लघु वर्ण है तो भी उसको हमें गुरु मानना है। तो देखिए सत्य, सत्य की बात करें तो तय से पहले स, तो स के हमें 2 मात्रा लगानी है, स के 2 मात्रा लगानी है, गुरु मानना है उसको। आगे देखिए, हलंत व्यंजन के पूर्व जैसे सत्य, महत, स, है को गुरु मानना है। यानी अगर ऐसा भी आए कि लास्ट में जैसे हम सत्य लिखते हैं तो इसके नीचे क्या हलंत लगा हुआ है, महत लिखते हैं तो इसके नीचे हलंत लगा, ऐसे जैसे हम राजन लिखते हैं, राजन लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं। तो ये कह रहा है कि जैसे हमने ये राजन लिखा, इसके हलंत लगा, तो इसके आगे वाला जो वर्ण ज है उसकी 2 मात्रा माननी है। इसमें जैसे हमने ये रहा सत, तो इसमें आगे वाला स है उसके हमारे को 2 मात्रा माननी है। महत में ये आगे वाला है आया तो इसके 2 मात्रा माननी है। अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। आगे देखो, चरण के अंत में यदि आवश्यकता हो तो लघु या गुरु मान सकते हैं। यानी चरण के अंत में, जब हम दोए के, चौपाइयों के जब हम देखेंगे जो पद, उन पदों में हम देखेंगे जो जहां पर वो खत्म हो रहा है, उस खत्म हो रहा है, जैसे मान लीजिए लाइन यहाँ पर खत्म हो रही है, तो जहां खत्म हो रही है तो वहां पर उसकी मात्रा आप जब काउंट करते हैं, किसी के अंदर जैसे 14 मात्रा आ रही और इसमें हम गुरु मानते हैं और ये 15 हो रही है, तो उस टाइम इसको हमें लघु मान लेना है, उसकी 14 ही करनी है। ठीक है, इसीलिए हम जो दोहे के पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कई बार जो शब्द होता है उसकी मात्रा है वो छोटी बड़ी लगाई होती है, वो हकीकत में ऐसा होता नहीं है, शुद्ध नहीं होता है, फिर भी उनकी तुक मिलाने के लिए, जो छंदों की तुक मिलाने के लिए उसमें छोटी या बड़ी मात्रा लगाई जाती है। समझ में आ गया। अब देखो नोट लिखा है मैंने यहाँ पर, चंद्र बिंदु से युक्त शब्द होने पर वर्ण की मात्रा में अंतर नहीं पड़ता है, लघु वर्ण पर लघु और गुरु वर्ण पर गुरु मात्रा लगानी है। हमने देखा कि जहां पे अनुस्वार लगा हो, अनुस्वार लगा हो, उसकी हमने क्या किया कि उसकी मात्रा लघु से हो चाहे गुरु हो, हमें उसकी मात्रा गुरु रखनी है, 2 मात्रा लगानी है। परंतु जहां पे चंद्र बिंदु लगा हो, चंद्र बिंदु लगाओ तो उसमें मात्रा का कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो लघु है तो उसको लघु मानना है, वो गुरु है तो गुरु मानना है। समझ में आ गया। यानी अगर उसके चंद्र बिंदु लगा, अनुस्वार लगा, तब तो उसको गुरु मानना है, परंतु चंद्र बिंदु में मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देख, गण और उनके भेद, यानी जो हम वर्णिक छंद है, उस मात्रा वाले जो छंद है, मात्रिक छंद है, उसके अंदर वर्णों गणों का कोई महत्व नहीं है, परंतु जो हमारे ये वर्णिक छंद है, उन वर्णिक छंदों में इनका ज्यादा महत्व रहता है। मात्रा वाले में तो मात्रा की गिनती करते हैं, तो गणों का उतना महत्व नहीं है, उनमें मात्राओं की गिनती करके उनकी तुक मिलाते हैं। और गणों वाले जो होते हैं वर्णिक छंद, उनमें हम गणों को महत्व देते हैं। तो देखिए, गण 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों को 8 भेद है। 3 वर्णों का कहने का मतलब जो 3 वर्णों का समूह है उसको गण कहते हैं। 3 वर्णों को एक जगह मिला के एक गण का निर्माण किया जाता है। जिस प्रकार ये हुआ, तो ये 3 हो गए, इन 3 वर्णों को मिलाकर एक जगह किया जाता है और उनको गण कहते हैं। और ऐसे गण है, उन गणों की संख्या कितनी है? 8 है। गणों को ज्ञात करने का सूत्र, ये सूत्र आपको अच्छे से दिमाग में याद कर लेना है। ये माता राज भान सलगा, ये इतना सा सूत्र है, जिसको आप याद कर लोगे तो आपके सारे गण है वो अच्छे से याद हो जाएंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यगण, यगण, यगण में क्या होगा? यगण में जो पहले है वो क्या है? छोटी मात्रा लगानी, फिर 2 जो वर्ण है, क्योंकि 3 वर्ण होंगे गणों के अंदर, तो उसके 2 के गुरु लगानी है। अब इसमें आदि, ये थोड़ा गलत छपा हुआ है, आदि लघु है इसके अंदर। आदि का मतलब प्रारंभ होता है, आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ। तो लघु कर लीजिए यहाँ पर। आदि क्या होता है? लघु होता है। ये जो प्रारंभ में है वो लघु आएगा। इसका जो सूत्र बनेगा, ये माता, ये माता कैसे बनेगा? देखो ऊपर हमारा, एक बार मैं इसको नीचे करता हूं, देखिए ये माता, ये माता का मतलब यहां से हमारे को पहला जो ये आया ना, तो यगण होगा। ठीक है, पहला यगण होगा, दूसरा जैसे मैं आया तो मगण होगा, तीसरा तैसे तगण होगा, रा आया तो रगण होगा,
जगण होगा, भगण होगा, नगण होगा, ठीक है, इस प्रकार ये, और ये शगण होगा। ये हमारे 8 हो गए, ये हमारे 8 हो गए। अब देखिए पहले हमारे को 3 वर्ण लेने, तो ये माता, ये 3 वर्ण हो गए। यहां से ये से स्टार्ट करना, ये माता, तो ये माता से हमारा यहां हो गया ये माता। पहला वर्ण क्या होगा, ये माता। अब इसमें देखो मात्रा कैसे लगानी, देखो पहले वाला ये आया तो ये के 1 लगेगी। फिर माँ है तो माँ में आ की मात्रा है तो आ की हमारे को 2 लगानी है। फिर हमारा ता है, ता में आ की मात्रा तो हमारे को 2 लगानी है। तो देख लीजिए इस प्रकार का बन गया, ये इस प्रकार बन गया। और ये जो शब्द मैंने यहाँ पर लिया भवानी, तो देखो शब्दों में कैसे लगाए, भय तो ए की मात्रा आ रही है तो इसकी हम 1 लगाएंगे। फिर वाह है तो इसके अंदर हमारी आ की मात्रा है तो 2 लगाएंगे। फिर नी है तो इसके अंदर भी 2 लगाएंगे। इस प्रकार हम मात्रा लगाएंगे। तो समझ में आ गया अगर। फिर आगे वाला शब्द देखना, ये के बाद में यहाँ पर मैं आया तो यहाँ पर माँ ले रखा है, तो यहां से स्टार्ट करना। 3 शब्द माँ, ता और रा, 3 शब्द ले लिए हमने, मातारा। तो देखो मगन ये रहा, मगन में तीनों क्या होंगे, बड़े होंगे, तीनों गुरु होंगे, मातारा, ये रहे शब्द मातारा। तो देखो सावित्री, सावित्री। अब देखो सावित्री में, अब हमने देखा कि सा है तो सा, मैंने इसलिए ये शब्द लिया है कि सावित्री में सा के तो हमें आ की मात्रा है तो 2 लगा दिया। अब देखो वी है, वी क्या होता है, वी हमारा लघु होता है, वी हमारा लघु होता है, पर लघु होता है। पर देखिए कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि वी की हमें 1 मात्रा लगाएंगे लघु होने की, क्योंकि छोटी ई की मात्रा आ रही है इसके अंदर। पर इसके जब टुकड़े करेंगे तो देखो मैं टुकड़े करके आपको बता देता हूं। स है, स में से हमारे को क्या है, ए बाहर निकाल लेना, सॉरी आ बाहर निकाल लेना है। स में से आ बाहर आ गया, वी होगा तो वह हो गया हमारा। वी में से हमारा छोटी ई की मात्रा बाहर आ जाएगी। अब देखो त्रि, त्रि कैसे लिखते हैं, तय हो गया हलंत वाला, और अब री है ना, वो री र है, उस र में से हमारे बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, तो ये तो यहां निकली। अब ये हलंत वाला है, और हमने ऊपर जो नियम देखे थे उन नियमों में क्या लिखा हुआ था कि जो हलंत वाले से जो पहले वाला है उसको गुरु मानना है, इसलिए हमारे को वी पर भी क्या लगाना पड़ेगा, गुरु लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर और री में बड़ी की मात्रा, तो इसलिए ये गुरु लगाना पड़ेगा। तीनों गुरु हो गए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सावित्री शब्द लिया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वरना मैं दूसरा ही शब्द ले सकता था जिसके अंदर बड़ी बड़ी मात्राएं हो। आगे देखिए तगण, तगण यहाँ पर देखो मैं के बाद में ता आया तो यहाँ हो गया ताराज, तो यहाँ पर देखो ये रहा ताराज। इसके अंदर क्या होगा, एस एस आई, एस एस आई का मतलब है 2 गुरु हो गए, 1 लघु है, तो अंत्य लघु हो गया, अंत में लघु है। ये नेम भी आपको याद रखना है, अंत्य लघु किस में होता है, मध्य लघु किस में होता है, तो ये पूरे आपको ये सारणी की तरह अच्छे से याद करना पड़ेगा। आदित्य शब्द होगा, आदित्य में क्या होगा, आ में है बड़ा लग जाएगा, फिर दी छोटा है परंतु ये तय हलंत वाला आया इसलिए इसके बड़ा लगाएंगे, फिर लास्ट में ये है तो ये के हम 1 लगा देंगे, हो गया हमारा ये। फिर देखो रगण, रगण में हमने तैस के बाद में र आया तो राजभा, ये रहा राजभा, ये रहा राजभा। इसके अंदर क्या है, एस आई एस, तो मध्य लघु है इसके अंदर। इसमें भारतीय शब्द हमने लिया तो देखो भा है, भा के 2 मात्रा लग जाएगी, आ की मात्रा है, र है इसमें ए की मात्रा तो 1 लग जाएगी, और ती है, ती बड़ी है इसलिए हमारे को 2 लगाना है। तो इस प्रकार का सिंबल हमारे को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं हम आगे, रह के बाद में क्या आया, ज आया तो हो गया जगन, जगन में क्या होगा, जय भान, 3 आगे वाले 3 लेने, जबान, तो ये रहा जबान। मध्य में इसकी क्या है, गुरु है, एस आई, सॉरी आई एस आई, जगन हो गया। इसके अंदर गणेश है तो गणेश में ग में ए की मात्रा है तो इसलिए 1 लगाएंगे, नेम में कई 1 की मात्रा है तो हमारे को क्या लगाना है, 2 लगाना है, और स है उसके अंदर ए की मात्रा तो 1 लगाना, तो इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है अच्छे से? फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, जहां भी आपको समझ में ना आए। देखिए भगण, तो भगण के अंदर हमारे क्या होगा, भगण में पहला है वो गुरु आएगा और 2 लघु आएंगे, तो आदि गुरु यानी प्रारंभ में इसके गुरु आएगा। भानस, अब मैंने यहाँ पर जो शब्द लिया शंकर, ये शंकर क्यों लिया है, शंकर शब्द मैंने इसलिए लिया है कि शंकर में क्या होगा कि ऊपर है वो अनुस्वार लग रहा है, तो हमने देखा है कि मात्रा इसकी बात करें तो इसमें ए की मात्रा तो कायदे से क्या होता है 1 मात्रा होनी चाहिए, परंतु हमने ऊपर नियमों के अंदर पढ़ा है, नियमों में क्या देखा है कि जिसके ऊपर अनुस्वार लगा हो, चाहे वो लघु हो और चाहे वो गुरु हो, उसकी मात्रा हमारे को गुरु ही लगानी है। तो इसलिए हम शंकर के क्या लगाएंगे, ऐस वाले पे गुरु की मात्रा लगाएंगे, ऐस वाली मात्रा लगाएंगे। बाद में क और र में ए की मात्रा, इसलिए हम 1 1 लगा देंगे, तो इसलिए हमारा इस प्रकार बन जाएगा।
आगे फिर भगण के बाद में नगण आएगा, नगण में तीनों ही लघु होंगे, तीनों ही क्या होंगे, लघु होंगे। और शब्द क्या है, नस्ल। यहां पर मैंने अनिल शब्द लिया है। अ है उसके अंदर एक मात्रा है, नी में छोटी ई की मात्रा है तो इसलिए एक है, और ल है उसमें ए की मात्रा तो एक है। आप अच्छे से मात्रा लगाना सीख जाओगे तो छंदों में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ज्यादा छंद हमारे दिए ही नहीं है, सारे छंद वो मात्रिक छंद है। ठीक है। सगण, सगण में पहले दो लघु आएंगे और फिर गुरु आएगा, तो अंत्य गुरु यानी अंत में वो गुरु है। इसमें लास्ट वाला सलगा शब्द है, सलगा शब्द है। कमला मैंने शब्द लिया है, क है और मैं दोनों में ए की मात्रा है तो दोनों में हम एक एक लगा देंगे, और ला में आ की मात्रा है तो दो लगा देंगे। इस प्रकार हमारे को मिल जाएगा। अब बताइए को जो गण थे, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, यहां तक ही 8 ही गण है। पीछे वाला जो है स के बाद में जैसे ल और गायन तो आगे वाले का नहीं होगा, ये तो यहां से शब्द बनाने के लिए लगाया हुआ है। स तक ही है हमारे गण है, वो स तक ही है। इनमें कोई कंफ्यूजन रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आप मात्रा लगाना अच्छे से समझ गए होंगे, किस प्रकार आपको मात्राओं को लगाना है। आगे देखो, आगे कुछ नियम है, यानी जो समझने हैं, जो शब्द हमारे को काम में लेंगे। यति, यति क्या होता है, हम जो ऊपर पढ़े थे या मात्रा, यति, गति, तो यति का मतलब होता है बीच बीच में छंद को पढ़ते समय रुकना ही यति कहलाता है। जब हम छंद को पढ़ेंगे तो बीच बीच में रुकते हैं तो वो क्या यति। जैसे तारे डूबे, यहां पर देखो ये कोमा लगी हुई, तम टल गया फिर कोमा लगी हुई, छा गई वयोम लाली, तो यहाँ पर हमने दो जगह रुका, एक साथ नहीं, हमने ऐसे नहीं पढ़ा तारे डूबे तम टल गया छा गई वयोम लाली, इस प्रकार नहीं पढ़ा इसको। इसकी हमने लय ताल बैठाई, कैसे तारे डूबे तम टल गया छा गई वयोम लाली, तो बीच में थोड़ा हमने आराम किया, तो वो थोड़ा जो रुकने की जो क्रिया वो क्या कहलाती है, यति कहलाती है। अब बात करते हैं गति। छंद के पढ़ने की लय का नाम गति है, यानी जिस प्रकार उस जिस लय से पढ़ते तारे डूबे तम टल गया छा गई वयोम लाली, तो ये जो लय है वो क्या है, उसकी गति है। तो यति और गति में आप जो रुकना है वो यति है, और जो लय है वो क्या है, गति है। तो यति और गति में आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करें हम छंदों के प्रकार की, यानी छंद है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है और वर्णिक छंद में वर्णों की गिनती की जाती है। अब इस वर्णिक को भी एक होता है गणबद्ध और एक होता है मुक्तक। गणबद्ध का मतलब जो हमने ऊपर 8 गण के बारे में देखा, तो उन गणों के नियम कायदे चलेंगे वो गणबद्ध होगा वर्णिक के। और मुक्त क्या होगा, जिसके अंदर मुक्त होगा उसके अंदर कोई भी नियम कायदे नहीं रहेंगे। जो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन भी पूछा कि मुक्त छंद की है जो कल्पना है या मुक्त छंद की जो स्थापना है वो किसने की थी, आप मेरे को कमेंट करके बताइए। तो छंद हमारे दो प्रकार के होगी, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। इनको भी अलग अलग भागों में आगे बांटा गया, आगे देखते हैं। अब देखो, एक होता है सम, एक होता है अर्धसम और एक होता है विषम। जिस प्रकार हमने मात्रिक छंद देखा और वर्णिक छंद देखा, तो दोनों में क्या होगा, सम मात्रिक होगा, सम वर्णिक होगा। इस प्रकार इसके अंदर क्या है, तीनों को सम, अर्धसम और विषम, यानी जिसके अंदर समान होगा वो सम होगा, अर्धसम का जो आधा समान होगा वो, और विषम का मतलब है वो बिल्कुल ही विषम होगा, उसके अंदर कोई समानता नहीं होगी। तो सम, अर्धसम और विषम 3 भागों में इनको अलग अलग बांटा गया है। नोट में क्या लिखा है, 32 से कम मात्राओं, यानी जिसकी में मात्रा क्या 32 से तो क्या होगी, कम होगी, 32 से कम मात्रा, 26 से कम वर्ण, 26 से कम वर्ण होंगे, 32 से कम मात्रा होगी और 26 से कम वर्ण होंगे, वो छंद क्या है, साधारण छंद कहलाएंगे। जिसमें 32 से तो कम मात्रा होगी और 26 से कम वर्ण होंगे, वो सभी छंद किसमें काउंट होंगे, साधारण। तो अभी हम आगे देखेंगे, जैसे मान ले दोहे की बात करें तो दोहे में 24 मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 32 से कम मात्रा और 24 से कम वर्ण, 26 से कम वर्ण, तो हमारी 24 ही मात्रा है, तो वो क्या है, एक साधारण छंद है, वो क्या है, साधारण छंद है। 32 से अधिक मात्राओं और 26 से अधिक वर्णों वाले छंद दंडक छंद कहलाते हैं। ठीक है, यानी 32 और 26 आपको याद रखना है, 32 तो मात्राएं हैं और 26 है वो वर्ण है। तो 32 मात्राएं से कम होगा तो वो क्या होगा, साधारण छंद होगा, 32 मात्राओं से अधिक होगा तो वो दंडक होगा,
26 मात्राओं से कम होगा वो साधारण, वर्णों से कम होगा वो साधारण होगा, और 26 वर्णों से अधिक होगा वो दंडक होगा। तो अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, आगे अब हमारा जो छंद दे रखे, दोहे है, चौपाइयां है, रोला है, उलाला है, गीतिका और हरिगीतिका, इन छंदों के बारे में हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे, और अगली क्लास के अंदर हमारा जो ये छंद वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक जो चीजें हमने अच्छे से देखी, अच्छे से समझी, कोई डाउट है आपको, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी भी प्रकार का और क्वेश्चन हो आपका तो भी आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।